10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद हॉर्मूज स्ट्रेट अब आर पार की जंग का अखाड़ा बन चुका है। इस अखाड़े में दिखने वाले भले ही दो खिलाड़ी अमेरिका और ईरान हो, लेकिन इसका शिकार अब पूरी दुनिया हो सकती है। आपको बता दें, दरअसल पिछले कई दिनों से जारी मिडिल ईस्ट तनाव अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह हॉर्मूज को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा है, जिसका ऐलान यहां पर तेहरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ खुले तौर पर किया। हालांकि इस ऐलान के बीच खबर नहीं है कि हॉर्मुज बंद हो गया है, बल्कि खबर यह है कि ईरान अब उन जहाजों को निशाना बना रखा है जिसे वो अपना दोस्त मानता था। इसमें चीन, रूस और भारत भी शामिल है। यानी सीधे तौर पर देखें तो ईरान अब हॉर्मुज पर अपने ही दोस्तों के साथ विश्वासघात करने को आमादा है। इसका प्रमाण आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, जिसमें ईरान भारतीय जहाजों को वापस भेजता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो हॉर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाज है और जिसमें साफ तौर पर इस वक्त स्थिति क्या है मिडिल ईस्ट में, जो संग्राम हॉर्मुज को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। दरअसल हम ईरान पर विश्वासघात करने के लिए बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का साफ साफ कहना है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद रखने की नीति में दोस्त देशों यानी फ्रेंडली नेशंस के जहाजों को विशेष छूट देगा। अब इन मित्र देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन भारतीय जहाज पर हुए हमले और उसे वापस लौटाना अब कई तरह के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब ईरान का क्या कुछ कहना है, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी अपडेट्स क्या सामने आई है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। समझिएगा, इसकी तह तक जाएंगे। 14 जहाज रोके गए, इनमें 13 वापस लौटाए गए, जिसको लेकर भारत ने, जो भारत के राजदूत है, उनको तलब किया गया, विरोध जताया गया। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और तीसरी और सबसे अहम जानकारी यहां पर यह अपडेट ये कि ट्रंप का कहना है कि नाकेबंदी जारी रहेगी, समझौता भले ही करीब हो, लेकिन डील होने तक ईरान नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। अब इसको लेकर तस्वीर क्या है और क्या डिटेल्स सामने आ रही है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। साथ ही आपको बता दें, इस क्रम में 14 जहाज रोके गए, 13 को वापस लौटा दिया गया। भारत ने राजदूत को इस तलब करते हुए इस बात का कड़े शब्दों में विरोध जताया कि आखिर फ्रेंडली नेशंस के साथ भी इस तरीके का अप्रोच निंदनीय है। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी की है और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो अभी स्थिति और ज्यादा क्रूशल होती हुई नजर आ रही है। ये वही स्थिति है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है डरा रहे थे। हॉर्मुज पर ईरान की धमकी क्या? हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है, कंट्रोल है, रिमोट की चाबी ईरान के हाथों में। ईरानी जहाज नहीं गुजरे तो कोई जहाज नहीं गुजरेगा। अब लीजिए, ईरानी जहाज अगर वहां से नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई और देश का जहाज वहां से नहीं निकल पाएगा। माइन क्लियरिंग सीजफायर का उल्लंघन है। अब स्पेशली यहां पर कहा गया कि नाकेबंदी वाले कंडीशंस पे अमेरिका कारगर नहीं रहा। माइन क्लियरिंग का जवाब देंगे, लेकिन ये भी ईरान अपने पर्सपेक्टिव पर नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से करेगा। अमेरिका की नाकेबंदी गलत है और ये इस पैक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी नाकेबंदी अभी जारी है। हॉर्मुज में जिस वक्त स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। IRGC ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। आवाजाही की अनुमति के बाद फायरिंग के भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया बाकायदा और इसको लेकर विरोध जताया। भारतीय जहाज पर फायरिंग केस में तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। ईरानी राजदूत को तलब करते हुए MEA का बाकायदे ऑन रिकॉर्ड बयान
हॉर्मूज में फायरिंग पर चिंता जाहिर की है। अफसरों तक बात पहुंचाएंगे। हॉर्मूज से गुजरने के दौरान ये फायरिंग की गई थी। अब इसके रेपरकशंस कैसे होंगे, क्योंकि जब दुनिया लामबंद हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में, और अब इस बीच इस तरीके की तस्वीर अगर आईआरजीसी ईरान दिखाता है, भारतीय जहाजों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो फिर भारत का पक्ष क्या होगा? क्या वो उसी स्टैंड के साथ रहेगा जो अभी तक रहा है? एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों, भारतीय जहाज को ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है। हॉर्मूज पार कर रहे जहाज को वापस भेज दिया गया है। जहाज को वापस भेजने का वीडियो बाकायदे सामने आया है और ये बताया जा रहा है ये सारी कार्रवाई भारतीय जहाजों पर हो रही है। बाकायदे ऑन रिकॉर्ड वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वापस भेजा गया। पहले तो हमले को लेकर जानकारी कि 2 की संख्या में जहाजों पर हमला किया गया, बाकियों को वापस भेज दिया गया, दाखिल नहीं होने दिया गया उस रेडार सिस्टम में, और स्पेशली हॉर्मूज पार कर रहे जहाज को वापस भेजना, क्या ये बड़े चिंताजनक तस्वीर को आगे बढ़ाएगा और क्या दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि अब भारतीय जहाजों को टारगेट करना किस तरीके से बड़ी समस्या ईरान के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि एमईए स्तर पर इसको लेकर के विरोध भी जताया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा सर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही कर्नल एसके मलिक हमारे साथ कनेक्ट है रिटायर्ड, और रोहित शर्मा जी भी कुछ ही पलों में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी कुछ ही पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहला सवाल झा सर आप ही से, आज हम देखते हैं कि अभी तक तो जो स्थिति बनी थी, चाहे शिवालिक को लेकर हम देखें, अन्य जहाज जो वहाँ से गुजर कर आए हैं, उन तमाम तस्वीरों को हमने देखा तो हमने दिखाया कि भारत के जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा। अब भारत के जहाज़ों पर हमला होना, उन्हें वापस भेज देना, ये कौन सी पॉलिसी और ये कौन सी नीति के तहत आईआरजीसी कर रही है? क्या उनको नहीं मालूम कि भारत के जहाज़ों को अगर रोका जाएगा तो ऐसा ना हो जाए कि दुनिया फिर ईरान के अगेंस्ट लामबंद हो जाए, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है? देखिए ऋतु, इसके लिए आपको 2-3 जो बगल की घटनाएं हैं या टेंजेंशियल इवेंट्स हैं उसके ऊपर में भी ध्यान देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, अभी पिछले लगभग 4 दिन पहले 5 दिन पहले मुनीर गए थे ईरान में, और मुनीर का द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल जो भी उसको कह लें, मुनीर का आईआरजीसी से काफ़ी निकट संबंध है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आज के दिन में जो ईरान की आईआरजीसी है और बाकी जो सेना है, ये डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। इनका जो यूनिफाइड कमांड था वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गया है। तो मुनीर का ईरान जाना, वहाँ पे आईआरजीसी के लोगों से बात करना, और जो आईआरजीसी के छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं जो जिनको के बोट्स दिए गए हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो जहाज़ यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं बिना अनुमति के क्रॉस कर रहे हैं, या कोई और जो उनको जो एक पॉइंट्स दिए गए हैं, चेक पॉइंट्स, तो उसके ऊपर में फायर करो। आपको ये भी याद होगा कल 2 जहाज को आग के हवाले कर दिया गया था, कर दिया गया है, यस्टरडे का जो इवेंट है, और ये इंटरनेशनल शिपिंग है। और एक जहाज पे और आग लगी थी जिसको कि बुझा लिया गया है। इंडियन जहाज के ऊपर में फायरिंग हुई है 2 जहाज़ों के ऊपर में, और ये चीज़ें अनहैप्पीनेस जो अपनी है, विदेश मंत्रालय ने ईरान के एम्बेसी से ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप एक साथ में देखिए तो लगता है कहीं इसमें शायद पाकिस्तान का एंगल भी है कि पाकिस्तान ने आईआरजीसी के लोगों को उकसाया है कि इंडिया आपके लिए काम नहीं कर रहा है। वो आप जानते हैं जब कानाफूसी होता है, जब किसी को बहकाने की बात होती है, तो मुनीर अगर वहाँ पे है और किसी और इस्लामिस्ट से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इस्लाम का एंगल लेके आएगा और कहेगा कि हाँ, भारत जो है वो आपके साथ में खड़ा नहीं है। मैं इसको भी देखता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, ईरान का सबसे बड़ा जो कल एक एंगर था वो था अमेरिका के खिलाफ में, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो कहा, जब ईरान ने कहा कि हमने हॉर्मुज को हमने खोल दिया है, फ्री है, लेकिन अमेरिका का इमीडिएटली बयान आया
कि वो अपनी जो ब्लॉकेड है वो जारी रखेगा। और ये भी खबर आई ईरान को कि बहुत सारे शिप जिसको कि टोल टैक्स के बाद ईरान ने क्लियर किया था, उसको वापस भेज दिया गया। तो ये सारे एंगर में ईरान को ये बयान देना पड़ा आके मीडिया को कि वो फिर से इसको बंद कर रहा है। और कहते हैं ना कि आग में घी जलते में घी डाल दो। तो 2 और 3 जो शिप जो आग के हवाले कर दिया गया था ईरान द्वारा, वो भी आ गई। तो इसलिए सारा का सारा शिपिंग जो है वहां से रुक गया। कल के दिन में टोटल मेरे ख्याल से 12 शिप बाहर गए हुए हैं, और उनमें से भी कुछ शिप को जो अमेरिका है ब्लॉकेट जो किया हुआ है उसने वापस भेज दिया। तो ये ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर में कि आगे के आने वाले दिनों में बहुत नुक्ताचीनी होगी। और पाकिस्तान का एंगल हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जरूर मुनीर जरूर कुछ करके आया हुआ ईरान के साथ, जिसके चलते कि भारत की इन शिपिंग पे गोलीबारी हुई है। ऋतु जहाँ सर आपने बिल्कुल ही जो कनेक्शन ड्रॉ किया है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, प्रॉबेबली ये सही भी हो। और एस के मालिक सर हमारे साथ कनेक्ट है। एस के मालिक सर, आपके विचार में क्या ये भी पाकिस्तानी इंक्लाइंड डिसीजन लग रहा है कि IRGC का भारतीय 2 जहाज़ों पर हमला करना, क्या दिस इज पाक मेड? रितु जी सभी नमस्कार। आई एम सॉरी रितु जी, जो झा साहब बोल रहे थे ये बात बिल्कुल है। देखिए आप एक बात सुनिए, दुनिया भर में ईरान के फेवर में एक सिंपैथी की वेव फूटी पड़ी है। मैं ईरान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सही चीज को एक तरह से पढ़ के उसको करेक्ट प्रेडिक्शन रखना अपना फर्ज समझता हूं। ईरान भारत के समर्थन में कभी नहीं रहा, ना है। एक ट्रांजैक्शनल हमारे संबंध रहे हैं, हम पैसा देते हैं, वो तेल बेचते हैं। इससे ज्यादा हमारा उनके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रहा कि उन्होंने हमें इंटरनेशनल फोरम पे हमको बैक किया हो, कश्मीर पे हमको बैक किया हो। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतने रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और या चलिए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल फोरम पे जब जब हमने अपना किसी पॉइंट को आगे एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पे आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमें कभी साथ नहीं मिला है। हमें नहीं मिला है। यस, IRGC का सीधा एक मेंटेलिटी है एंटी इंडिया। ये आप समझिए, वहां से कोई खबरें सबर नहीं आ रही है, अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। एक फिल्टर्ड प्रेस वहां पे जारी है, और सिर्फ वो बाहर होता है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो बाहर देता है वो नहीं देता है। IRGC जिसको ओके करता है वो चीज बाहर जाती है, वो हमको और आपको परोसी जाती है। मैं नहीं समझता कि ईरान के का हमारे साथ कोई ऐसा सिंपैथिक व्यवहार है। वो एक उनकी मजबूरी है कि बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, बहुत ज्यादा देशों को अगर खिलाफ कर लोगे तो आपके खिलाफ एक ओपिनियन मोबिलाइज हो जाएगा। भारत के साथ इतनी बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, और ईरान का जो तेल है, हम भले उसके लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं हो, लेकिन हम भी उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना रखते हैं, क्योंकि हम उनको पे करते हैं। हम कोई भाईबंदी से या हमारे ऊपर ईरान को एहसान नहीं करता है। रही बात कल्चरली वो हमको ऐसा कोई योगदान नहीं देते कि हमारी कल्चर उनसे इतनी प्रभावित होती है कि हम इंटरलॉक्ड हैं। आज के सिनेरियो में जब एक दूसरे की व्यवस्थाएं, एक दूसरे की इकोनॉमी वर्ल्ड से इतनी ज्यादा कपल्ड है, ये बात सही है कि कोई भी आइसोलेशन में अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से गवर्न नहीं कर सकता और वर्ल्ड का लीडर इकोनॉमिकली नहीं बन सकता। लेकिन ईरान से जो हमारे कुछ जहाज आए थे, हमने क्या किया, हमने तो पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। देखो ईरान हमारा मित्र, ये मित्र। ईरान कैलकुलेटेड मूव में चल रहा है। और याद रखिएगा, आगे आगे इंडिया की जो शिपिंग लाइंस है, इंडिया बाउंड शिप्स है, उनके लिए मैं अच्छा फ्यूचर नहीं देखता हूं अगर यही क्लैश आगे जारी रहता है। झा साहब की बात में पूरा दम है। ये मुल्ला जी जो गए हैं वहां पे, मैं इनको मुल्ला जी इसलिए कहता हूं कि ही डज नॉट, मैं ठीक है, ही मे बी द मिलिट्री पर्सन ओवर देयर, मिलिट्री लीडर, फील्ड मार्शल हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए वो एक मौलवी का ही काम करते हैं, वहां की जहनियत को भड़काते हैं और वहां के लोगों को। आप एक बात सुनिएगा रितु जी, मैं देखिए लिंक जब आते हैं ना, थोड़ी बात समझ में आती है। पहलगाम लास्ट ईयर हुआ था अप्रैल में। पहलगाम से 15 दिन पहले हमास की पूरी डेलीगेशन टीम इस्लामाबाद में क्या कर रही थी? क्या वो पिकनिक मनाने आई थी? क्या वहां पे घाटियों के दर्शन करने आई थी? इसी तरह से उसी के कुछ अंतराल के बाद हिजबुल्लाह के पूरा एक वहां पे टीम वहां पे घूम रही थी, कराची से लेके इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक लेके। ये सब चीजें डॉट जुड़ते हैं। क्या कभी पाकिस्तान ने इस बात की कोशिश की? और क्या ईरान ने कभी कोशिश करी कि इंडिया को नहीं किया जाए? मेरा तो ये मानना है कि देखिए, और आप ये कह रहे हैं तो ये समझ पाना और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक ऐसे देश के साथ खड़े थे जब हमारे दो से तीन जहाज, जब हमने पहले स्थिति दिखाई थी स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, हमने दिखाया था जब शिवालिक वापस आया तो हमने बताया कि ईरान पास दे रहा है भारत को। अब वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास देना और अभी यहाँ पर हमला करना, ये 2 फेज भी दिखाता है
अब ये क्या वही वाला इम्पैक्ट है जो वहाँ पर मुल्ला मुनीर उनके पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने क्या भड़काया है, क्या चुगली की है, या इस्लामिक होने का उनको फिर से आईना दिखाया कि आप इस्लामिक कंट्री भारत के साथ क्यों खड़े हैं, इस चीज़ों को लेकर के भी उकसाया है। ये तो बहुत गहन चिंतन का विषय है। हालांकि एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक ऑडियो संदेश को लेकर यहाँ पर जानकारी मिल रही है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरानी नौसेना चैनल 16 पर संदेश भेज रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, हम इस पर अपने नेता इमाम खामेनेई के आदेश से खोलेंगे, ना कि कुछ मूर्खों के ट्वीट से। अब आप देखिए ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, नॉट विद द फूलिश पीपल। यदि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहते हैं तो आपको ईरानी नौसेना से अनुमति लेनी होगी, बाकायदे परमिशन लेनी होगी। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करने वाले सभी दुश्मन जहाजों पर हमला करेंगे। सुनवाते हैं ऑडियो क्या है। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. तो ये संदेश मैसेज उसके बाद आउट कहते हुए भारत का जिक्र ना किया हो, लेकिन इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा इमाम खामेनेई के आदेश पर, ना कि किसी इडियट के ट्वीट को लेकर। राम सर भी कनेक्ट हो गए, लेकिन उससे पहले यूके देवनाथ सर हमारे साथ, क्योंकि बहुत देरी से कनेक्ट है, उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाई हूँ। यूके देवनाथ सर, माफ़ी के साथ थोड़ी देरी हो गई, लेकिन सवाल मेरा ये है कि भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी क्या सीधे चैलेंज है भारतीयों को और भारत को? रितु जी, जब ईरान के एम्बेसडर को तलब किया गया तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है भारत के विदेश मंत्रालय को। उन्होंने यह कहा है कि भारत के जहाज को रोकना लोअर लेवल पर कंट्रोल की एक कंफ्यूजन की एक वजह से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय को पूरा भरोसा दिया है कि भारत के प्रति ईरान का रुख वही रहेगा जो पहले था। दोनों देशों में जो मित्रता है वो अभी भी बहुत मजबूत है और ईरान दुनिया के देशों से दुनिया के उन देशों में भारत को गिनता है जो कि ईरान के मित्र हैं। जैसे ईरान जिस तरह से चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के जहाज़ों को जाने दे रहा है, उसी तरह से वह आज से कल से भारत के जहाज़ों को भी जाने देगा। ऐसा क्लैरिफिकेशन ईरान के एम्बेसडर ने भारत के विदेश मंत्रालय को दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है रितु जी, ये समझना पड़ेगा। ईरान में जितने कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो युद्ध की विभीषिका में ध्वस्त हो गए हैं। ऊपर से नीचे जो ऑर्डर जाते हैं, क्या ऑर्डर गए, क्या पूरा ऑर्डर गया, क्या आधा ऑर्डर गया, जो रिसीविंग एंड पर जो होते हैं बहुत ही जूनियर अफसर होते हैं, ये समझना पड़ेगा। कोई लेफ्टिनेंट होता है 2 साल का, वो छोटी, आप देखिए छोटे छोटे शिप्स हैं, जैसे हम ये ऊटी लेक में घूमने जाते हैं या यमुना में घूमने जाते हैं। इनके किसी का कमांडर एक लेफ्टिनेंट है, किसी का कमांडर एक लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, 8 साल की नौकरी वाला। ऊपर से क्या आदेश आया? आदेश डेफिनेटली बहुत क्लियर आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, लेकिन उसके बाद साथ में जो छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस होते हैं, पूछ आदेश के 8-10 हर आदेश के अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिसेस होते हैं, तो वो अपेंडिक्स और अपेंडिसेस छोटे ऑफिसर इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। उनको सिर्फ इतना आया कि भाई आदेश आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, तो उन्होंने बंद कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये समझना पड़ेगा, मैं क्योंकि देखिए मैं इस तरह की नहीं, आपने कहा कि ठीक है वो चीजें सुधर भी जाएंगी, भारत को कल से आदेश भी दिया जाएगा, भारत गुजार पाएगा अपने जहाज़ों को वहाँ से,
लेकिन सीधे सीधे हमला करना क्या ये भी भड़कावे की नीति नहीं है? आप नहीं छोड़ रहे इससे पाकिस्तान से, मुल्ला मुनीर गए हैं, कुछ तो खेल करेंगे ही। रितु जी देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में जब हमला किया जाता है दो तरह के हमले किए जाते हैं। एक तो है कि जिसे नेवी के टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है फायरिंग अक्रॉस द बो। प्रोसीजर ये है जो कि ईरान की नेवी ने फॉलो किया है भारत के शिप के साथ भी, कि पहले रेडियो पर बात करके वार्निंग दी गई और उसके बाद फायरिंग अक्रॉस द बो, यानी फायरिंग शिप पर नहीं होती है, मशीन गन की फायरिंग की है, कोई रॉकेट या मिसाइल नहीं फायर किया है, मशीन गन से फायर किया है जहाज के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे। सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि इस फायरिंग के दौरान उन्होंने भारत के शिप को डायरेक्ट फायर नहीं किया, कोई क्षति नहीं पहुंची है। देखिए युद्ध में क्या होता है, एक तो समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने ईरान के जितने नेवी के और दूसरे जितने HF हाई फ्रीक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को बंद किया हुआ है, जैम किया हुआ है। तो ऊपर से जो कमांड आ रहा है वो लोअर मोस्ट जूनियर मोस्ट ऑफिसर और जूनियर मोस्ट सेलर तक ठीक तरह से पहुंच नहीं रहे हैं। ईरान ने 21 जहाजों को क्लियर किया हुआ। देखिए ये इतना आसान नहीं है कि लोअर लेवल कोई LDC UDC लेवल पर या 1 फीते 2 लेवल पर बात नहीं होती है। ईरान की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, IRGC की जो नेवी है, इंडियन नेवी है, इंडिया का शिपिंग मिनिस्ट्री है और विदेश मंत्रालय 21 जहाजों की लिस्ट क्लियर की गई है। सर आधे किलोमीटर पहले करे या आप कह रहे हैं कि बहुत दूर किया था, इवन इफ इट इज अ मशीन गन, बट स्टिल ये विश्वासघात नहीं है क्या? भारत तो एक छोटी सी मूव को भी दोस्ती का बड़ी पहल मानता है, पर वो अगर इस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं तो ये विश्वासघात नहीं है क्या? सवाल राम श्रीवास्तव सर आपसे है। देखिए इतनी जल्दी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे विश्वासघात है, ये राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। कूटनीति काम कर रही है, कूटनीति का ही परिणाम था कि जिस समय क्लाइमैक्स था तब हमारे जहाज निकल कर आए, और अभी भी मुझे विश्वास है कि हमारी कूटनीति इतनी सक्षम है कि जो कुछ भी अभी एक तरह से कंफ्यूजन हुआ है जिसके कारण फायरिंग हुआ है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए क्या गारंटी है? अभी उन्होंने क्लियर कट जो कहा है कि देखिए दो तरह की चीजें इस समय सामने आ रही हैं। बगल में आप देखिएगा जो गाजा में आपके कुछ पैलेस्टाइन के गांव थे, उन पर 20 नकाबपोश कल पहुंचे और उन्होंने लूटपाट की, एक बिल्डिंग को गिरा दिया। वो IDF की फोर्स नहीं थी। जब कभी भी इस तरह की गड़बड़ें होती हैं तो अनारकी या गुंडा तत्व वो किसी भी देश में एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात भी संभावना एकदम मानना उचित नहीं होगा कि मुल्ला मुनीर ने जाकर उनके कान में कुछ कह दिया कि भारतीय जहाज इस पर गोली चलाओ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये संभावना हो सकती है एक्सट्रीम, पर आज की तारीख में नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि भारत को नाराज करना और ये सिद्ध अगर हो जाता है कि मुल्ला मुनीर ने ऐसा किया था तो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ऐसी रिस्क वो नहीं लेंगे। एक सवाल मेरा आपसे इसी पर, राम श्रीवास्तव सर, अभी क्या नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा भारत को कि डिफेंसिव के जरिए अग्रेसिव मूव रखे? देखिए समय समय पर निर्धारित होगा। हम ऑफेंसिव हैं, रहेंगे, और हमने करके भी बताया है। लेकिन परिस्थिति देखी जाती है कि कहाँ ऑफेंसिव होना चाहिए। अगर दरवाजा छोटा है तो गर्दन झुकाकर ही निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है अपने तैश में कि नहीं हम तो जो है बहादुर हैं और चले जाएंगे तो उससे टकरा जाएगा, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। डिप्लोमेसी इसी को तो कहते हैं कि मीठा बोलकर भी हम कड़क व्यवहार कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको डिप्लोमेट ही समझते हैं और हर देश का विदेश मंत्रालय इस बात को जानता है। फिलहाल की स्थिति में हमको शांति और धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए हमारे विदेश मंत्रालय पर कि वो इस समस्या का निदान कर देगा। इससे कोई पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी तरह का ये मानने की आवश्यकता नहीं है
कि ईरान तो हमारा दुश्मन हो गया, हम ठीक उस है। पर चढ़ाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं इसमें देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डिप्लोमेसी टर्म्स में कंडीशन को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, और ये हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अब इसका तोड़ निकाल रहे होंगे। और झा सर, मैं आपके पास आऊँगी, एक बड़ी खबर है, उसके बाद आपका रुख कर रही हूँ। हॉर्मुज में भारतीय जहाज रोकने का वीडियो बाकायदे सामने आया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज में जहाज रोका था और ईरान ने फिर से हॉर्मुज ठप कर दिया है, यानी भारतीय जहाज रोकने का वीडियो बाकायदे सामने आता है। और अब ईरानी सेना ने हॉर्मुज रोका था, हॉर्मुज में सीधे तौर पर जहाजों की आवाजाही रोकी थी, अब ये कैसे डिसाइसिव मोड तक जाएगा? तो सर झा सर, मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और ख़ास तौर पर इंगेजमेंट को लेकर जो रूल्स होते हैं, भारत को क्या उनमें तब्दीलियों की ज़रूरत है? देखिए रितु, दो तीन चीज़ें हैं आपके। ये जो सवाल है कि रूल्स जो होते हैं उसमें तब्दीली का सवाल है, उसमें इस पे ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मैं देवनाथ जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो अभी फायरिंग हुई है, ये फायरिंग जो जो एक फ्रिंज एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी कल परसों जो हमारे साथ में ईरान के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था हमें कि छोटे छोटे बोट्स में मशीन गन्स रखे हुए हैं और ये इस तरह से काम करते हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो करके आते हैं। शिप पे गोली नहीं लगी है, मतलब शिप में कोई डैमेज नहीं आया हुआ है और किसी को इंजरी नहीं हुई। तो ये चीज़ बड़ा साफ है कि सिर्फ एक मैसेजिंग की घटना हुई कि आप यहाँ से नहीं निकलिए, या यहाँ से कॉशन रखिए, या आप हमारा इंस्ट्रक्शंस मानिए। दूसरा, यही घटना जब इनिशियल डेज थे वॉर के, जब भारतीय शिप यहाँ से निकल रही थी, तब नहीं हो रही थी, एक भी घटना ऐसे नहीं हुई है। लेकिन अभी ये कल हुई है, और ये कल जो हुई है, इसके पहले का जो प्रेसिडेंस था वो मैंने आपको बताया था कि मतलब वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने आरजीसी के वो बहुत बड़े समर्थक हैं, और उनके एक कहीं न कहीं उनका एक बहुत डीप रिलेशन भी रहा है। इसलिए हमको इसको नकारना नहीं चाहिए कि ये एंगल नहीं है, ये एंगल भी हो सकता है, और खास करके उस स्टेज में वो इसके ऊपर में हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ईरान और भारत। मैं अगर आपसे सीधे पूछ लूं कि सिर्फ राजदूतों को तलब कर देना, इज दैट इनफ, या आगे भी कुछ नहीं, आपके पास में अगर क्या, आपके पास में, हमारे पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या हम मिलिट्री को वहां पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या हम वहां पे अमेरिकन को हम पीछे भेज सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या आईआरजीसी का जो कंट्रोल है हॉर्मुज पे, क्या हम उसको वीकेंड कर सकते हैं, या उसमें हम होल खोज सकते हैं, उसमें हम एक अपना टनल बना सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमें इन लोगों के साथ में जाना ही पड़ेगा। और जैसे सबों ने हमारे साथ एग्री किया हुआ है कि आज के दिन में जो आईआरजीसी है या ईरानी आर्म फोर्सेस है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, वो डायरेक्टली आईआरजीसी हेड का कमांड नहीं सुनते हैं। उनका जो इमीडिएट वहां पे जो लीडर कोई होगा, उनको बताया गया है कि जाके तुम ये करके आ जाओ, वो तुम ये करके आ जाता है। अब तो देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कहता है कि तुम वहां पे जाके बम ब्लास्ट करके आ जाओ, अपने आप को ब्लो करके आ जाओ, वो ब्लो करके आ जाता है, उसको वहां पे 72 हुर्रें मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये मानसिकता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरी की पूरी जो इस्लामिक जो तंत्र है वो इसमें है। तो उन लोगों को जो बोट पे बैठे हुए हैं, उनको बताया गया कि तुम ये करके आ जाओ, तुम डरा के आ जाओ, तुम मैसेजिंग करके आ जाओ, वो मैसेजिंग करके आ गया। अब इस मैसेजिंग का आपको कितना संज्ञान लेना है, ये यहाँ पे भारत की जो विदेश नीति है वो आता है। विदेश नीति को यही करना था, उन्होंने इमीडिएटली तलब किया उनके एम्बेसी को, और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, और उन्होंने कहा था कि हम ये मैसेजिंग जो है वो हम ईरान में पहुंचा देंगे। आराक्ची देखिए एक्सपर्ट हैं डबल स्पीक में, पाकिस्तान एक्सपर्ट है डबल एक्शन में, आपने ये चीज़ें हर जगह में देखी हुई है। तो आप ये मान के नहीं चलिए कि ईरान आपका दोस्त है। ईरान जो है वो हमारी बात इसलिए मानता है कि हम उसको बहुत पैसे देके तेल खरीद रहे हैं। ये सीधा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। आप जानते हैं चाबहार में क्या हो रहा है? चाबहार पोर्ट में जो दोस्ती का एक जो दरिया था, वो दोस्ती का दरिया नहीं है। नहीं, आप जानते हैं अभी आप ये बातें कर लें, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये तस्वीर वही वाली हुई जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे थे कि पाकिस्तान के उकसावे पर किया गया हो, तो फिर नहीं लगता कि चिंताजनक होगा। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसके बाद आ रही हूँ मैं एस के मालिक सर आपके पास। बड़ी खबर ये कि ईरान की मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ईरान की
70% मिसाइलें अभी भी बची हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल का लगभग 70% स्टॉक सेफ है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% हिस्सा सुरक्षित है। ड्रोन बेड़े का भी तकरीबन जो अगर तस्वीर दिखाई जाए 40% हिस्सा बचा हुआ है। अब आपको ये जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से ये जो स्टॉक सेव करके रखा हुआ है ईरान ने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि अब कुछ बचा ही नहीं है, ईरान के जंगी बेड़ा पूरा शून्य हो चुका है, लेकिन एसके मलिक सर ये तो तस्वीर एक दिखा दी, लेकिन दूसरी तरफ उस डिप्लोमेसी का क्या जो भारत जिसको लेकर बात कर रहा था अभी तक, और ये कह रहा था कि भारत का स्टांस तो न्यूट्रल है, चाहे वो अमेरिका के प्रति हो चाहे वो ईरान के प्रति हो, किसी एक साइड इंक्लाइंड नहीं है, हम अपना राष्ट्रहित देखेंगे। लेकिन अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखें और अगर हॉर्मूज पर किसी ऐसी प्रकार की चिंता बनती है कि वहां से भारतीय जहाज नहीं गुजर पाते, तो वैकल्पिक मेजर क्या बचा हुआ है भारत की सरकार के पास? रितु जी, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। भारत की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है। हम ईरान के पास एनर्जी पॉइंट से इतने डिपेंड भले ही ना हो, पर इस रूट पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। Absolutely. भारत का, हाँ जी, भारत ने कोशिश कर दी है अपने रूट को डाइवर्स करने की, एक तरह से इसमें बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन की। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज है वहां से लाने की। हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों से भी, इवन अर्जेंटीना तक हम अप्रोच किए हैं रिगार्डिंग अवर गैस रिक्वायरमेंट्स। इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है। इतना जरूर है कि भारत ईरान से बात को डिप्लोमेटिकली बात बढ़ाएगा और इस बात बढ़ाने के दिन उनको ये कहेगा कि देखिए हमारा किसी चीज में कोई रोल नहीं है। पर मैं एक चीज आपको फिर बता दूं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, सभी लोगों का अपना अपना मत होता है। ईरान की जो IRGC है वो भारत को कतई फ्रेंडली नहीं समझती। वहां का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो जरूर इस बात को कहता है कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध है और हमारे ट्रांजैक्शनल संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध हो तो आप बताइए। यहाँ पे ईरान का और हमारा कभी इतना क्लोज रिलेशनशिप रहा हो? हम एक स्टडी पाथ पर चले हैं और हमारा रिलेशन उनके साथ एक डिस्टेंस और एक क्लोजनेस का रहा है। दोनों ने हमने बैलेंस बना के रखा है। हम जानते हैं क्योंकि हमने जो चाबहार में जो अपना इंटरेस्ट दिया है, भारत के भी उसमें इंटरेस्ट थे। हम अपने विंग्स को एक्सपेंड करना चाहते थे मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर और ऊपर रशिया तक ये रूट खोलना चाहते थे, जिसमें कि अफगान भी हमारा एक कंसर्न है। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका जानता है, सब लोग जानते हैं, कोई इतना बेवकूफ नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर। और ये चाबहार पोर्ट का आज लिटरली हमारे हाथ से जा चुका है, लिटरली जा चुका है। कोई कुछ कहे मुझे नहीं लगता इसमें कि हमारे पास कुछ बचा है। IRGC को भड़काने के अंदर, मैं भड़काना इसलिए कह देता हूँ कि आम टर्म से हम जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान भारत के साथ कुछ कोई भी फ्रेंडली लक्षण दिखाए या फ्रेंडली बने। हाँ, वहां का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस बात को समझता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतने देशों को अपना दुश्मन बना के रखा है अपने पड़ोस में, तो वो कुछ देशों को अपनी झोली में रखना चाहेगा। और वहां की जो आपने जो मिसाइल्स का जिक्र किया, इन मिसाइल्स के लिए देखिए, अमेरिका को इतना बेवकूफ मत समझिए। ये एक बहुत ही शातित कंट्री है। वो सब समझता है, पोस्टरिंग कुछ करेगा, दिखाएगा कुछ, लेकिन जो पीछे चल रही है उसके रणनीतिकार स्ट्रेटजिस्ट उसको उस पर वर्क कर रहे हैं। चाइना ने पूरा ईरान को आर्म करके रखा है और आगे भी जो ये लल पीरियड चल रहा है, ये मत समझिए कि ये लल पीरियड चल रहा है सिर्फ बात कथना स्टेटमेंट में चल रहा है। इसमें दोनों की तरफ से पूरी प्रिपरेशन चल रही है। अपनी ईरान भी अपनी सारी चीजों को तैयारी कर रहा है, एक तरह से अपने हथियारों को पूरा रियाम कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है। इतना जरूर है कि अमेरिका ने कुछ सफलता पाई है कि वहां के जो बेसिकली जो टनल्स है, उनके एंट्रेंस है, एग्जिट्स है, उनको कुछ को डिस्ट्रॉय किया है। और ये इंटरनेशनल मीडिया से थोड़ा सा हमें जो सामने जो खबर आई, वी टेंड टू लिटिल एग्री कि हाँ, ईरान भी अपनी उन चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए और कि ईरान हमको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। लेकिन पिछले दिनों कुछ जेस्चर्स आए थे, हमें ये लगी थी कि शायद ये बैलेंस बना रहे। मुझे लगता है कि ये बैलेंस थोड़ा सा, हमें जो स्थिति हमें कल दिखाई दी, परसों नहीं कल जो दिखाई दी, और इंडिया अटैक कर रहा है, ये नहीं होता कि आपने किसी शिप को, ठीक है शिप को डुबा दीजिए आप। शिप को डुबाने की घटनाएं एक बार नहीं, इतिहास में अनेकों बार हुई है। लेकिन जो लोअर लेवल पे जो फायरिंग कह रहे हैं, आई होप, जो देवनाथ सर ने बोला, आई होप कि ये लोअर लेवल का मिसकैलकुलेशन है और यह इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। आई होप सो। अगर ये ऐसा है तो भारत के लिए एक बैलेंस आउट बना रहेगा। और अगर ये IRGC के, क्योंकि IRGC साइकोलॉजिकली, फंडामेंटली और अपनी नीतियों से कभी भी भारत को अपना मित्र नहीं मानता,
हाँ, वहां के जो पॉलिटिकल डिस्पेंशन है वो जरूर एक बैलेंस एक्ट में लगे रहते हैं भारत के साथ, क्योंकि उनका भी हित है और हमारा भी हित है इसके अंदर। जी रितु। बिल्कुल। और यूके देवनाथ सर, एक खुली धमकी का जिक्र हो रहा है और विपक्ष अब देश के भीतर एक होने की कोशिश कर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर विपक्ष सवाल कर चुका है देश के भीतर कि भारत की नीति कहीं विफल तो नहीं हो गई है। अब इसके बाद और ज़्यादा इस आग में पेट्रोल डालेगा विपक्ष। उनको जवाब सरकार का क्या होने वाला है? रितु जी देखिए, विपक्ष का तो कोई भी विपक्ष, मैं प्रेजेंट विपक्ष की बात नहीं कर रहा, कोई भी विपक्ष, आज की जो सरकार है ये इसके पहले 70 साल तक विपक्ष में ही थी। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार को सही दिशा दिखाना। देखिए, ईरान में जो हुआ है इसका अभी आपको कल परसों ही, जैसे ही सोमवार मंगलवार को बात होती है, आपको खुशी की खबर मिल जाएगी कि जिस तरह से ईरान चीन के जहाज, रशिया के जहाज, नॉर्थ कोरिया के जहाज और पाकिस्तान के जहाज को जाने दे रहा है, उसी तरह वह भारत के जहाजों को भी जाने दे रहा है। ओपन सोर्स है, ईरान ने परसों की बात, नरसों की बात है कि ईरान ने 21 जहाजों की लिस्ट क्लियर कर दी है भारतीय, जो कि या तो वहां से उर्वरक लेके आ रहे हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी लेके आ रहे हैं या कच्चा तेल लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कल परसों सोमवार मंगलवार तक भारतीय जहाज भी एक एक करके वहां से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है ईरान और भारत के बीच में, ये सिर्फ लोअर लेवल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मैं आपको जरा आइडिया दे देता हूं। 1965 वॉर में हमने सितंबर की 21 तारीख को सीजफायर डिक्लेयर किया था, लेकिन लास्ट फायरिंग 23 सितंबर तक होती रही। इसी तरह से 1971 में 16 दिसंबर को सीजफायर डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में 18 दिसंबर तक फायरिंग होती रही। देखिए रितु जी, हम सोचते हैं कि फौज में बस ऊपर से जनरल साहब का फरमान आया और कैप्टन साहब तक सीधा चला गया और कैप्टन साहब ने सूबेदार साहब को बोला, सूबेदार साहब ने नायक को या हवलदार को बोला कि ट्रिगर अपना हटा लो, ट्रिगर सेव कर लो। ऐसा 100 में से 99 बार तो ये ऐसा काम करता है। 100 में से एक बार युद्ध की स्थिति में हो जाता है कि ऊपर से क्या हुक्म आया और नीचे वाले ने उसको क्या समझा, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये बार बार होता है भारत और पाकिस्तान के संबंध में। आप अभी भी एक कह सकते हैं ना, एक कतरे में कहीं एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं ईरान की कि गलती से भी हो सकता है। सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डिप्लोमेसी के टर्म्स में भी बहुत आगे तक जाएगी ये बात। और अगर इस तरीके से आप ले रहे हैं कि हो सकता है दिस इज अ मिस्ड कम्युनिकेशन का ये एक रेपरकशन हो सकता है, बट उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो पहले शुरुआत में बात उठी थी। वापस आऊँगी, हमारे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, राम सर भी कनेक्ट है, इसके मलिक सर भी कनेक्ट है। बड़ी खबर ये कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है और बयान, युद्ध शुरू हुआ तो मिसाइलों का इस्तेमाल भी करेंगे, उन मिसाइलों का यूज़ करेंगे जो इसी महीने बनी है। ईरान को मिसाइल बनाने से रोका नहीं जा सकता। ईरान के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नगदी का ये बयान सामने आया है। अब लीजिए राम सर, रही सही कसर भी पूरी हो गई। जो अमेरिका कह रहा था कि ख़त्म कर दिया है, तस्वीर अभी ट्रेलर में ही पिक्चर बंद कर दी है ईरान की, लेकिन अभी तो ईरान कह रहा है कि अभी रुकिए, ये नमूना था, आने वाली पिक्चर और घातक होगी। यानी हमने जो अभी बनाया था, इसी महीने बनाया है, वो अब इस्तेमाल में लाएंगे। अब देखिए ट्रम्प कितना बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ईरान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसका अनुमान तो अगले कुछ हफ्ते में लगेगा। हकीकत ये है कि इस समय प्रेशर टैक्टिक्स दोनों अपनी अपनी यूज कर रहे हैं। उन्होंने 50,000 जो है अपने जवान वहां पहुंचा रखे हैं, उन्होंने बड़े बड़े जहाज पहुंचा रखे हैं और फाइटर जेट्स पहुंचा रखे हैं। पर इससे जो है आप ये समझते हैं कि हार्मूज के रास्ते में रुकावट जो है दूर हो जाएगी? नहीं होगी, उनको समझौता करना पड़ेगा। ये अमेरिका की मजबूरी है और ईरान की मजबूरी है। ईरान कब तक खड़ा रहेगा? आखिर उसकी भी तो एक लिमिटेशन है, उसका कितना विनाश हो चुका है और वहां पर आबादी कितनी इस समय परेशानी में है। चारों तरफ जो उस पर लगे हुए हैं
प्रतिबंध, उसके कारण वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। लेकिन चूंकि वो आयरन बहाल है, वहाँ की असली खबर तो अपने पास आ ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जैसा आपने कहा था कि भारत में जो विरोधी दल के नेता हैं, उसको इस घटना को लेकर काफी उछल कूद करेंगे। वो कर रहे हैं, करने दीजिएगा, कूटनीति अपना काम करेगी। वैसे एक पुरानी कहावत है, हाथी जब भी निकलता है तो भारत की जो विदेश नीति है वो हाथी के समान सुदृढ़ है, मजबूत है, उस पर यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करेगा। और जब हाथी निकलता है तो गली के कुत्ते तो भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, उससे क्या अंतर पड़ेगा? उससे नहीं क्या तो राम ईरान और श्रीवास्तव हमारे सर, आप संबंधों गली पर का कुत्ता बता किसको रहे हैं पहले तो? कौन सा मैंने देश है उपमा दी है, उपमा दी है असली ये? में। पाकिस्तान है या फिर किसको जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे देखिए, पाकिस्तान अपनी जगह है और पाकिस्तान को जिस घड़ी हम चाहेंगे उस घड़ी जो है नक्शे से गायब कर सकते हैं। लेकिन मानवता के हित में हमारी चूंकि विदेश नीति है कि हम ना तो किसी पर पहले हमला करेंगे, लेकिन अगर हम पर किसी ने आंखें तरेरी तो उसकी आंख फोड़ना जानते हैं। और भारत की नीति रही है सबका विश्वास, सबका विकास और समस्याओं का हल और निदान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो है उपयोग करना। रहा सवाल ये प्रजातंत्र में, ये तो खुली छूट है कि आप किसी को कुछ भी आलोचना करते हैं, करने दीजिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए, डिप्लोमेसी को अपना काम करने दीजिएगा। हाँ, उसमें कोई दिशा निर्देशन दें कि भाई आप ऐसा मत करिए, इस तरह से करिए जिससे संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन संबंध अच्छे होने के बजाय हमारे यहाँ लोग जो है संबंध बिगाड़ने में ज्यादा यकीन करते हैं। और उसकी भूमिका में सिर्फ विरोधी दल के नेता नहीं है, कुछ और भी व्हाइट पोस्ट, सफेद पोस्ट लोग भी हैं जो इस तरह की करते हैं। कुछ बिरयानी खाने वाले भाईजान भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो उन सबको तो इग्नोर करके चलना पड़ेगा। प्रजातंत्र में तो उनकी सबको एक तरह से खुली छूट है, संवैधानिक अधिकार है, बोलें और आलोचना करें। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि विदेश नीति सर, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार तो सभी को है और विरोध करने का भी है। जहाँ सर, अगर हम इसे पूरी सिचुएशन को समझे, अभी भारत का हित आपको नजर कहाँ आ रहा है इस सिनारियो में? भारत को अप्रोच क्या रखना चाहिए? भारत को जैसे भी राम जी ने कहा है, श्रीवास्तव जी ने, और मैं देवनाथ जी से भी इत्तेफाक करता हूँ। भारत का जो विदेश नीति है ये एक लीक, मतलब ये एक पाथ है, एक रास्ता है, उसको उसी पे चलना होगा और वही चलेगा भी, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनती है। ये एक मोमेंटम है जो अपनी गति से जाती रहती है, इसका अपना रास्ता है। और डिप्लोमेसी में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हर चीज़ आपके नज़र के सामने में नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें नज़र के पीछे में होती है जिसका आभास आम लोगों को नहीं मिलता है और वो समझते हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है। ये गलत है। सामने में क्या आना चाहिए वो विदेश मंत्रालय निर्धारित करती है कि किस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए पब्लिक में, और किस चीज़ को अनदेखी अनसुनी कर देनी चाहिए कम से कम पब्लिक डोमेन में आने से। तो ये चीज़ें जो हैं ये विदेश नीति हैं। अभी का जो विदेश नीति है मेरे ख्याल से लगभग बिल्कुल ठीक है, और इसकी एक साख पूरे विश्व में बन चुकी है, जिसके लिए कि ट्रंप ने भी अभी हाल में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा कर रहे हैं। ट्रंप के वाक्य पे मत जाइए, उसके शब्दों पे मत जाइए। आज के दिन तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि ट्रंप के किस बात को ध्यान में लाना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए। अब आती है बात की जो भारत जो जा रहा है किस तरह से जा रहा है। पैनल में सारे मेहमान हंसने लग गए कि ट्रंप की किस बात पर विश्वास किया जाए, किसको इग्नोर किया जाए, या फिर किसको सुनकर अनसुना कर दिया जाए। अब ये चीज़ें तो है, लेकिन अभी स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, हॉर्मुज एक एपी सेंटर ना बन जाए और युद्ध का एक नया मोर्चा ना खोल दे, इस लिहाज से बैकएंड पर बातचीत जो हो रही है वो सभी कामना कर रहे हैं कि उसका भी सफल तौर पर रिपरकशन आए, उसका रिजल्ट आए और युद्ध की स्थिति खत्म हो। लाइव इसको लेकर जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो भी सामने आ रही है। लास्ट जवाब, वक्त थोड़ा कम है जहाँ से। हाँ, लास्ट में बताता हूँ। देखिए, आपको विश्व में पैरेलली चल रही घटनाओं को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। अभी कल यूके और फ्रांस ने जो एक डिसीजन लिया था 40 देशों के साथ में, उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। आपको अमेरिका की जो आगे की नीति है
उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्यों वो अपना जो ये होल्ड किया हुआ है, जो जो ब्लॉकेट किया हुआ वो कंटिन्यू रखता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का अपना क्या मकसद है कि यानी आप कह रहे हैं इंटरेस्ट जो अलग अलग इस वक्त डिवाइडेड है, वो इंटरेस्ट कैसे मैटर करते हैं और भारतीय चीज़ों को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प होने वाला है। आप सभी जुड़े, अपना यहाँ पर कीमती वक्त दिया, अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और यहाँ पर लगातार इसको लेकर तस्वीर जिस तरीके से चिंताजनक बन रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।